द पब्लिक इंडिया के दर्शकों का स्वागत है। और आज इंटरव्यू शो में हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, अनुपम जी, जिनको आप सभी जानते हैं और उनके चेहरे से वाकिफ़ हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन जो बेरोज़गारी को लेकर उन्होंने देश में छेड़ा, जिसका नाम है युवा हल्ला बोल, उसके फाउंडर भी हैं। तो जिसकी वजह से उनकी एक अलग शख्सियत बनी, उनकी पहचान बनी और फ़िलहाल वो अभी कांग्रेस के भी एक युवा चेहरा हैं और बिहार से आते हैं। तो आज उनसे बिहार इलेक्शन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उसी पर बातचीत करेंगे। अनुपम जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है द पब्लिक इंडिया प्लेटफ़ॉर्म पर। थैंक यू सो मच। अनुपम जी, अभी आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सरगर्मियाँ चल रही हैं बिहार की धरती पर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है, पिछले 1 महीने से जो पूरा एक प्रोसेस चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में के नाम पर, जिसमें कि एक वोटर लिस्ट तैयार हुई और कल ही वो पब्लिश हुई है और लगभग 66 लाख वोटर्स का नाम उसमें से हटा दिया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात आई है कि इसमें जितने भी लोगों के नाम रिमूव किए गए हैं, वो या तो मर चुके हैं या फिर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं परमानेंटली, या फिर डुप्लीकेसी का भी एक उन्होंने रीज़न दिया है कि डुप्लीकेट बनाए हुए थे, इसलिए हमने उनके नाम हटा दिए। तो इस पर अभी आज राहुल गांधी ने भी काफ़ी बोला है, लगातार संसद में भी इस पर बहस हो रही है। तो ये जो पूरा मामला है, अभी इलेक्शन कमीशन ने ये जो रिमूव किए हैं नाम, इस पूरे प्रोसेस को आप कैसे देख रहे हैं? ब्रीफ में पहले आप बताएं, फिर हम लोग डिटेल में इस पर बात करते हैं। देखिए, चुनाव आयोग जो भी कह रहा हो अपनी इस प्रक्रिया को लेकर और प्रक्रिया के क्रियान्वयन को लेकर, लेकिन इस प्रक्रिया की जो सत्यता है, वो न जाने कई ग्राउंड रिपोर्ट्स के माध्यम से ऑलरेडी हम लोगों तक पहुंच चुकी है पिछले कुछ महीनों में, खासतौर पे पिछले 1.5-2 महीनों में, कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे हुआ है, वो किस तरह हो रहा था। मुझे लगता है अगर एक लाइन में कहना हो तो एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया और उसके बाद उस पर तर्क चर्चा शुरू हुई, जो कि वर्तमान सत्ता का चरित्र है। ये फैसला पहले लेते हैं, चर्चा उसके बाद करते हैं कि फैसला सही था या नहीं था। मतलब आपस में भी चर्चा बाद में करते हैं और ये हमने नोटबंदी के समय से देखा है। तो इस सरकार की एक खासियत है, ये डिसीजन अनाउंस कर देते हैं एक झटके में और उसके बाद सोचते हैं कि वो किया गया है वो सही है कि नहीं है, उसमें क्या खामी आएगी, क्या दिक्कत आएगी। इस कारण से कई बार बहुत सारा संशोधन करना पड़ता है। इस कारण से सबसे ज्यादा परेशानी जो सबसे फ्रंट लाइन पे लोग होते हैं उनको आती है और आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी आती है। इस मामले में भी आप देखिए, जो बीएलओज थे, जिनको अंततः इसको एग्जीक्यूट करना था, वो सबसे ज्यादा परेशान हुआ। उसको पता है कि उसने क्या एक्सरसाइज किया है, तो टॉप से कुछ थोप दिया गया। हर अधिकारी अपने नीचे वाले पे चाबुक चलाता रहा। चलाते बिल्कुल जो ग्राउंड पे जो बीएलओ था, उसकी मजबूरी थी कि इतने दिन में इतना कुछ करके देना है। तो इतने कम समय में इस तरह का एक्सरसाइज चलाना ही फंडामेंटली एक फ्लॉड आइडिया है। लेकिन जब कहते हैं कि इस वक्त इस तरह की चीजें आम बात हो गई हैं हमारे देश में, तो एक तो ये बात है। दूसरी बात देखिए कि क्यों किया गया और इससे असल में होगा क्या? एक ये प्रश्न जरूर आपके दर्शकों के मन में आएगा। मेरा ये मानना है कि बिहार की जब हम बात करते हैं, ये देखिए बिहार चुनाव के लिए किया गया है, बिहार में चुनाव होने वाले। हम तो पिछले कई वर्षों से बेरोजगारी पर काम करते आए हैं और ये कहते आए हैं कि बेरोजगारी देश में एक राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुकी है। अगर देश के लिए एक राष्ट्रीय आपदा है, एक बड़े वर्ग के लिए जीवन मरण का प्रश्न है ये, तो बिहार उसकी राजधानी है। बिहार में बेरोजगारी का जो असर है, जो दुष्परिणाम है, वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है। बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार के संभावनाओं की जरूरत है और बिहार में सबसे कम उसकी पूर्ति हो रही है। इसीलिए बिहार से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। तो हमने इस चुनाव में पलायन को एक बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया। देखिए, मुद्दा तो वो ऑलरेडी है, घर घर का मुद्दा है। हर परिवार में उस परिवार का कोई बच्चा हो, भाई हो, पिता हो, वो अपने परिवार से, अपने जड़ों से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर मजदूरी करने को, ठेला चलाने को, बोझा ढोने को विवश दूर जाकर।
देश भर के लेबर चौक पे अपमान का घूंट पीकर सुबह-सुबह खड़े होने को विवश है। तो हमने पलायन को मुद्दा बनाया और इन्होंने क्या किया कि पलायन से पीड़ित जो बिहार के लोग हैं, उनकी वोटबंदी की प्रक्रिया शुरू कर दी। असल में जो ये पूरी प्रक्रिया है, इसका सबसे ज्यादा किसी पे खामियाजा अगर हो रहा है, तो वो है वो लोग जो बिहार में पिछले 2-3 महीनों में नहीं थे। जो अपने रोजी-रोटी, रोजगार, धंधे के लिए बिहार से बाहर दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया या फिर पंजाब ऐसे अलग-अलग इलाकों में मजबूरी में थे, रहते हैं, जिसकी संख्या करोड़ों में है। बिहार से करोड़ों की संख्या में देश भर में लोग पलायन करते हैं, अपने रोजगार, रोजी-रोटी के लिए करते हैं, लेकिन बिहार का एक खास चरित्र है। हर बिहारी जो मेरी बात सुन रहा है, वो इस बात से रिलेट करेगा। बिहार के लोग चाहे पलायन करके कहीं भी चले जाएँ, वो अपने जड़ों से बड़ा कनेक्टेड रहते हैं, अपने गाँव से बड़ा जुड़े रहते हैं और पर्व त्योहार में, शादी-ब्याह में और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंटली चुनाव में ज़रूर अपने गाँव वापस जाते हैं और वोट करते हैं। ये जो प्रक्रिया चलाई गई है, ये उन्हीं लोगों का वोट इस लिस्ट से गायब करने की एक तरह की साजिश है। एक तो उनका वोट गायब किया जाए और उसमें ग्राउंड लेवल पे जो बीएलओज़ थे, जो अपने संपर्क के लोग के प्रति सिम्पैथेटिक थे, तो उन्होंने ऐसे लोगों का भी फॉर्म भर दिया जो वहाँ पे फिजिकली नहीं थे। उनकी उतनी गलती नहीं है, वो जान रहे हैं कि वो यहाँ के वोटर हैं और वो जान रहे हैं कि वो पंजाब में रहता है, तो उसका भर दिया फॉर्म। लेकिन जो चुनाव आयोग जो नियम बता रहा है, उस नियम के अंतर्गत तो नियमतः ये संभव नहीं था इस तरह से कर पाना, लेकिन उस तरह की कई तरह की खामियां हुई हैं। ये सारी प्रक्रिया का मूल उद्देश्य यही है, हमने पलायन को मुद्दा बनाया और इन्होंने पलायन से पीड़ित लोगों का वोट छीनने का की साजिश बना ली और एक तरफ उनका वोट छीना जाएगा और दूसरा तरफ जो ये हर चुनाव में करते हैं, वोट जोड़े जाएंगे, नए वोट। मुझे अपने सूत्रों से ये जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली तक में अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को बुला के कह रही है कि बिहार के चुनाव में आपको वोट डालने जाना है, आपके ट्रेन का टिकट हम करवा देंगे, आपका खर्चा दे देंगे, आपको जाके वोट करना अच्छा। है। सोचिए इस लेवल की माइक्रो प्लानिंग हो रही है। अगर दिल्ली में ये हो रहा है, दिल्ली का मेरे पास सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, यूपी का नहीं है, लेकिन मैं मान सकता हूँ कि अगर दिल्ली में हो रहा है बिहार भेजने के लिए, तो यूपी में भी हो रहा होगा, सराउंडिंग नियर बाय एरियाज में भी हो रहा होगा। तो ये अगर हो रहा है, इसका मतलब जिनका वोट छटेगा वो तो शोर करेंगे, लेकिन आम तौर पे क्या होता है कि कोई वोट का जो एडिशन होता है ना, उसका कोई विरोध नहीं होता है। मतलब कोई व्यक्ति खोजने जाएगा, उसका नाम नहीं मिलेगा, वो कहेगा भाई मेरा नाम नहीं है लिस्ट में। लेकिन किसी का एक्स्ट्रा नाम जोड़ दिया जाए, जो व्यक्ति असल में वहां का वोटर नहीं है, उसका कौन विरोध करेगा? वो तो सीधा उसके नाम पे वोटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ वोटबंदी नहीं हो रही है, पलायन से पीड़ित लोगों का वोट काटा जा रहा है और फेक वोटर्स ऐड किए जाएंगे, ऐसा मेरे मन में आशंका है और इस प्रक्रिया का ये नतीजा होने जा रहा है, इसलिए ये प्रक्रिया चलाया जा रहा है। तो अगर ये जो आपकी आशंका है कि और आपके पास कंफर्म इंफॉर्मेशन भी है, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि फेक वोटर्स बाद में ऐड किए जाएंगे बीजेपी की तरफ से, और मेन टारगेट वो बेरोजगार युवा हैं जो बाहर रहते हैं या मजदूर वर्ग है जो बाहर रहता है, क्योंकि उनके लिए बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी पे ही बीजेपी अक्सर घिर जाती है। तो अगर ऐसा होगा तो जब वोटिंग हो रही होगी, यानी कि नवंबर में जब ये इलेक्शन हो रहा होगा, और अगर वो वापस आते हैं और तब तक उनका नाम अगर वोटिंग लिस्ट में नहीं होगा, तो उस स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नंबर 1 अफरा-तफरी होगी। नंबर 2 कोई ना कोई उस वक़्त का तात्कालिक प्रोविज़न इनको मजबूरन बनाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि नहीं, आपके पास अगर पिछले वाले लिस्ट में नाम है और आप आई कार्ड दिखाते हैं, आप इस बूथ एरिया के हैं, तो ठीक है, आपको वोट करने दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ मजबूरी में करना पड़ेगा चुनाव आयोग को ऐसा। लेकिन बड़ी संख्या होगी जिनको पता चल जाए कि मेरा तो इस बार नाम ही नहीं है। क्योंकि मैं बॉम्बे में रह रहा हूँ, हर बार जाता था। वोटर वो वहाँ पे बॉम्बे में भी नहीं है, वो वोटर बिहार का ही है। लेकिन क्योंकि बाहर हो गया तो हो सकता है वो ना आए, इस आशंका में ना आए कि भाई मेरा तो वोट लिस्ट में नाम भी नहीं है, खर्चा करके घर जाना पड़ेगा और फिर कहीं वोट ना देने दिया जाए। और यहाँ तक कि बीजेपी की एक सीनियर लीडर है, हरियाणा की, जो राज्यसभा एमपी है, उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है कि बिहार के जो लोग पलायन कर जाते हैं, उनका वोटर लिस्ट में क्यों नाम रहना चाहिए, वो तो बोगस वोटर्स है।
तो अप्रवासी अच्छा। बिहारियों को बोगस और फेक कहा, ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा है। तो ये तो देखिए हुँ। बीजेपी की क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि जो लोग बिहार से मजबूरी में पलायन कर रहे हैं, लेकिन बिहार में चुनाव में भरपूर उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं, उनको इस बार चुनाव में उनकी हिस्सेदारी घटाई जाए, कम करने की कोशिश की जाए। यही इस प्रक्रिया का अल्टीमेटली नतीजा होगा, ये मेरा मानना है। एक सवाल ये है कि अभी जो लिस्ट आई है, तो जो इलेक्शन कमीशन ने एक समय सीमा भी तय कर दी है एक और। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने एक और महीने का वक्त दे दिया है और कहा है कि 1 महीने के अंदर जिसका नाम नहीं है या कोई गड़बड़ियां हैं, तो वो उस प्रोसेस को खोल रहे हैं और लोग आकर, वोटर्स आकर अपने नाम को दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इसमें जो प्रोसेस है वो एक तो ऑनलाइन प्रोसेस है, जो इलेक्शन कमीशन की ऐप के थ्रू है, ऑनलाइन जाके कोई व्यक्ति कर सकता है, और दूसरा मैनुअल है। तो अगर हम लिटरेसी रेट के हिसाब से भी देखें तो कितना डिजिटली सेवी है वोटर बिहार में, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जिस तरीके से तेजी से प्रोसेस हुआ है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि 1 महीने के अंदर जो करेक्शंस हैं वो हो जाएंगे? देखिए, ये ऊपर से चाबुक चला के किसी प्रक्रिया को कागजों में खाना पूर्ति कर देना तो अलग चीज है। वो तो हो ही जाएगा, वो तो 1 सप्ताह में भी कर देंगे, कह देंगे कि हो गया, कर दिया हमने। अब कौन-सी एजेंसी जाँच करने जा रही है कि कितना किया, नहीं किया? शिकायतें आएँगी हम्म। बाहर। आपने देखा है इस बार भी, किस-किस तरह के डॉक्यूमेंट्स बाहर आए हैं बिहार से। कभी हम्म। किसी कुत्ते का आवासीय प्रमाण पत्र बन जाता है, कभी किसी जी जी। ट्रैक्टर का बन जाता है। तो ये जब आप इस तरह की प्रक्रिया चलाएँगे, तो उसका नतीजा क्या होगा? ये तो चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं। कितने लोगों का फेक बना होगा और कितने वाजिब लोगों का नहीं बना होगा, वो तो हमें अभी पता नहीं है। वो तो मैटर ऑफ रिसर्च है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है और जो सबसे पहली बात है, और कोई भी समझदार आदमी, संवेदनशील आदमी ये बात आपको कहेगा, खास तौर पे कोई भी आदमी जो ब्यूरोक्रेसी में रहा हो, किसी भी जिले का कलेक्टर रहा हो, अगर वो रिटायर कर गया हो और थोड़ी बहुत हिम्मत हो, आप उससे बात करेंगे, वो आपको बता देगा कि ये पागलपन है चुनाव आयोग का। जब ये इस प्रक्रिया की घोषणा हुई थी, उसी समय कई लोगों से मेरी बात हुई थी, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर से। वो सब यही हम्म। बात कह रहे थे, "तुम क्या कर रहे हैं और कैसे समय में कर रहे हैं?" करना था अगर, आप समय लेके करिए ना, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का समय लीजिए, अच्छे से करिए, बढ़िया से करिए पुनर्निरीक्षण। ये फ्रेश इलेक्टोरल रोल तैयार करने की प्रक्रिया आप चुनाव से 4 महीने, 5 महीने पहले शुरू करते हैं, हम्म। तो उसके पीछे का इंटेंशन तो डाउटफुल होगा ही। जी, यानी आप कह रहे हैं कि एसआईआर करने में कोई गलती नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका जो तरीका है वो बहुत ज्यादा संदेहास्पद है। मतलब 2-3 बातें हैं। देखिए, एक तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव आयोग कोई ऐसी अधिकृत संस्था नहीं है, जो लोगों की नागरिकता जाँच करे। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और ये बिल्कुल। स्थापित है। पहली बात तो ये, नहीं है अगर, और अगर एसआईआर जैसी प्रक्रिया चलानी है, चलाने में मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है। आप समय लीजिए और फिर आप जो लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप कंसिडर करिए। आप कहेंगे कि नहीं हम आधार कार्ड मानेंगे ही नहीं, लेकिन हम्म। उसी आधार कार्ड को दिखाकर जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा, जो आवासीय बनेगा, उसको आप मानेंगे। बिल्कुल। आप आधार कार्ड नहीं मानेंगे, लेकिन उसी आधार कार्ड के आधार पर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट बन रहा है, आप उसको मानेंगे। मतलब ये तो हम्म। परेशान करने के अलावा इसमें क्या उद्देश्य हो सकता है, ये बताइए? क्यों नहीं मानेंगे आधार कार्ड? कोई इसका लॉजिक नहीं है, कोई तर्क ही नहीं है। एकमात्र तर्क ये हो सकता है कि आप कहें कि आधार जो है वो सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको किसने अधिकार दे दिया ये चेक करने का सिटीजनशिप? इस हम्म। देश में वोट देने के अधिकार जो है उसके लिए 3 क्लियर पैरामीटर्स हैं। नंबर 1, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और नंबर 3, आप साउंड माइंड के होने चाहिए। यही 3 बातें हैं। इन 3 बातों के अलावा चौथा कोई पैमाना नहीं है जिसके आधार पे किसी का वोट का अधिकार छीनना चाहिए। भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। पहले दिन से है, आजादी के बाद पहले दिन से हमें ये अधिकार मिला। बहुत दुनिया के कम देशों में ऐसा हुआ है। दुनिया के कई देशों में जो वहाँ की आबादी है उसके कई वर्गों के लिए इसको लड़कर उनको प्राप्त करना पड़ा है। कभी महिलाओं को, कहीं ब्लैक्स को, इस तरह की कई तरह के इतिहास है दुनिया भर में। भारत बहुत भाग्यशाली है कि भारत में सबको ये इसमें अधिकार है। लेकिन इस 3 पैमाने के जाँच के अलावा, जिसमें से पहला पैमाना जाँच करने का इलेक्शन कमीशन को अधिकार नहीं है। दूसरा, आपको अगर डेट ऑफ बर्थ चेक करना है,
तो आप आराम से कर सकते हैं, आप आधार के बेसिस पे करिए। तो नहीं, हम आधार नहीं मानेंगे, हम ये डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे, हम इस तरह की एक लिस्ट दे देंगे जिसमें से ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास नहीं होगा। तो ये तो लोगों बिल्कुल। को परेशान करना और एक स्पेस बनाना जिसके अंतर्गत आप कई लोगों का नाम हटा सके, खास तौर पे उनका जो फिजिकली मौजूद नहीं है इस वक्त बिहार में, जो बाहर में है। और दूसरा, ऐसे लोगों को ऐड करने के लिए स्कोप बनाना जिनको आप फेक ढंग से ऐड करना चाहते हैं और बिहार चुनाव में जिसका आप गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसी के लिए प्रक्रिया चलाया, वरना कोई मतलब ही नहीं था इस समय एसआईआर चलाने का। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट में जब मुद्दा चल रहा है तो इसमें दो बातें बहुत निकल कर सामने आई। पहली बात तो ये जो अभी आप जिक्र कर रहे थे कि जो सही आने वाली बात है कि खुद वोटर आईडी कार्ड के बारे में भी इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ये फेक बनाए जा सकते हैं, यानी वो कार्ड जो खुद इलेक्शन कमीशन इशू करता है उसके बारे में भी उसको डाउटफुल है। और दूसरी जो गंभीर बात समझ में आ रही है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट लगातार ऐसा लग रहा है कि जैसे कि प्रेयर कर रहा हो, विनती कर रहा हो कि राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और आधार को शामिल करिए। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जो बात है कि ये डॉक्यूमेंट फेक बनाया जा सकता है, वो डॉक्यूमेंट फेक बनाया जा सकता है, फिर तो हमारे चुनाव आयुक्त भी हो सकता है थाईलैंड के हों, भारत के ना हों। उनको भी उनको भी साबित करना चाहिए, और जो भी जिस भी डॉक्यूमेंट के आधार पे वो साबित करेंगे उस डॉक्यूमेंट को फेक बताया जा सकता है। मतलब ये कोई लॉजिक है? अगर भारत के चुनाव आयुक्त को कहा जाए कि आप अपनी नागरिकता साबित करिए और वो जो भी डॉक्यूमेंट उसके लिए प्रेजेंट करे, क्या वो फेक नहीं बनाया जा सकता भारत में? बिल्कुल। सच बात है, बनाया जा सकता है। तो आपकी तो सिटीजनशिप डाउटफुल है और आप इलेक्शन कमीशन के चीफ बने हुए हैं। हम भी तो ये बात कह सकते हैं। ये बिल्कुल ये कुतर्क है, बेफिजूल का कुतर्क है, जिसका कोई अर्थ और आधार नहीं है इस तरह की चर्चाओं में लाने का, जो इलेक्शन कमीशन लाने की कोशिश कर रही है। वैसे एक तारीफ करनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन की कि इलेक्शन कमीशन है बहुत स्मार्ट। क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी का बयान आता है कि इलेक्शन कमीशन धोखाधड़ी कर रहा है और डेटा जो है वो इस तरीके से है, सारी बातें सामने आई और इलेक्शन कमीशन ने फौरन फैक्ट चेक कर दिया कि नहीं, ये झूठ बात है। और भी इस तरीके की जितने भी धोखाधड़ी के जब से मीडिया की रिपोर्ट्स आई उसको भी इलेक्शन कमीशन झुठला दिया। तो इलेक्शन कमीशन प्रॉम्प्ट बहुत है, फौरन फैक्ट चेक कर लेता है। लेकिन अब बात कुछ थोड़ा सा समीकरण की भी कर लेते हैं। जो पिछला इलेक्शन हुआ उसमें जिस तरीके से सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ महागठबंधन और एनडीए के को अगर देखें हम पूरे कार्यकाल के दौरान, जो नीतीश कुमार हैं वो भी करप्शन और तमाम तरह के जो आरोप हैं उनके ऊपर वो झेल ही रहे। और एक तरीके से पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना ये भी है कि उनका करियर बीजेपी ने ख़त्म कर दिया है। तो एक तरीके से उनको खत्म करके पूरी फुल फ्लैश्ड सरकार बनाना वो चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे एलिगेशन से बीजेपी के ऊपर। तो अभी अगर जो रिपोर्ट जो है, जो वोटर लिस्ट नई जारी हुई है, उसको अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें सीमांचल में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, जो नेपाल से जुड़ा हुआ बिहार का एरिया है। और यहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादा आबादी मुस्लिम्स की है, दलित्स की है, बहुत से पिछड़ा वर्ग की है। और यहाँ पर ज्यादा सीटें या ज्यादा वोट्स बीजेपी को नहीं मिलते। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये आशंका तो पहले दिन से है कि इस तरह की प्रक्रिया से अंततः भाजपा को फायदा होगा, ऐसी कोशिश हो रही है। चुनाव आयुक्त की जहां तक बात है, चुनाव आयुक्त का चयन किस ढंग से हो रहा है इस वक्त हमारे देश में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिल्कुल। पहले 3 सदस्यों का एक पैनल इलेक्शन कमीशन को सिलेक्ट करता था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। इस सरकार ने मुख्य न्यायाधीश को उस पैनल से निकाल के मुख्य न्यायाधीश की जगह रूलिंग पार्टी का, गवर्नमेंट का एक कैबिनेट मिनिस्टर को रख दिया उसकी जगह। इसका मतलब 3 लोग बैठ के चुनाव आयुक्त का चयन करेंगे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसा एक मंत्री और विपक्ष का नेता। और 3 में 2 लोग जिसके पक्ष में होंगे वो चुनाव आयुक्त बन जाएगा। वो तो साफ कोई भी जाहिर है मेजोरिटी है तो। कोई जी। कोई भी सुनकर समझ जाएगा कि ये मजाक है। इस ढंग से हमारे देश में इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो रहे हैं। तो ऐसे में कुछ एक्सपेक्ट करना कि वो निष्पक्ष होंगे, ये तो दूर की बात है। दूसरी बात है कि हर मुद्दे में भाजपा की खासियत रही है कि उसमें एक हिंदू मुसलमान एंगल उनको लाना होता है। बिहार में उनको खास तौर पे सीमांचल के इलाके का हवाला देते हुए बिहार में भी उनको लाना है कि नहीं, बांग्लादेश के बहुत लोग आ गए। और ये जो मीडिया है, जो इनका एक ढंग से, जिसको मैं कहता हूं कि दरबारी मीडिया, जो इनके एग्जीक्यूटिव का एक्सटेंशन,
प्रोपेगेंडा विंग है एक्चुअली रूलिंग पार्टी का, वो दिखाएगी कि किशनगंज के इस जिले में इतने आधार कार्ड हैं और इतने वोटर, इतनी जनसंख्या पे इतने आधार कार्ड है, इतनी जनसंख्या पे इतने आधार। गृह मंत्रालय को नहीं पता कि जनसंख्या कितना है, आप समझिए इस बात को। सेंसस हमारे देश में हुआ नहीं है 2011 के बाद, लेकिन आज तक चैनल को पता है कि किस जिले की जनसंख्या कितनी है। हर जितने ये चैनल है सब आपको बता देंगे कि किस जिले में कितनी जनसंख्या है, एग्जैक्टली बता देंगे, और उस पर कितने आधार कार्ड है ये भी आपको बता देंगे। भारत में सेंसस हुआ ही नहीं है। 2011 के आंकड़े को एक्सट्रापोलेट करके अलग अलग ढंग से लोग आज के समय में बताते हैं कि कितनी आबादी होगी, किस ढंग से होगी, लेकिन ये चैनल्स इतने डिसाइसिव ढंग से बताएंगे कि हर 100 लोगों पे 107 आधार कार्ड है। जैसे कि पता नहीं कौन सा रिसर्च किया है, कहां से चेक करके आए हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए कि आप ये आंकड़ा कहां से लेकर आए हैं। तो हर वक्त लोगों के दिमाग में ये मजहबी हिंदू मुसलमान वाला जहर डालना, हर इश्यू को डाइवर्ट करना, सिर्फ इतना काम है। किसी भी तर्क को काटने के लिए इनके पास जब तर्क नहीं होता है तो उसमें ये एंगल घुसा देते हैं। सच्चाई जबकि कुछ और है बिहार की। सच्चाई ये है कि बिहार में अगर भारत से बाहर से आए लोग हैं सबसे ज्यादा, तो वो नेपाल से आए लोग हैं। नेपाल से आए कौन लोग हैं? ज्यादातर वो लोग हैं, क्योंकि खास तौर पे नॉर्थ बिहार में, मिथिलांचल के इलाकों में नेपाल के साथ एक हम कहते हैं रोटी बेटी का संबंध रहा है। मतलब शादियां होती है उधर से, जो है महिलाएं, उनकी शादी होती है और वो बिहार में आती है। हमारे गांव में कई ऐसे लोग हैं, हर गांव में आपको मिथिलांचल के कोसी के इलाके में, सीमांचल के गांव गांव में आपको लोग मिल जाएंगे जहां नेपाल से के साथ रिश्ता है, नेपाल के परिवारों के साथ। उनको है जिनको सबसे ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन नेपाल की चर्चा नहीं होती है, क्योंकि नेपाल की चर्चा होगी तो मुसलमान वाला एंगल नहीं आएगा। उस बांग्लादेश की चर्चा होती है, इसका मतलब कोई हिसाब किताब नहीं, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप करिए ना, किसी प्रक्रिया को अच्छे से चलाइए ना, चलाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कागज पे कुछ और कहते हैं, प्रैक्टिस में बीएलओ से कुछ और करवाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है। फिर ड्राफ्ट जब आता है इलेक्टोरल रोल, उसके बाद कहते हैं कि अब हम पेपर लेंगे, और उसके बाद उस बहाने कई लोगों का वोट बाहर कर रहे हैं। मैं तो कह ही रहा हूं कि देखिए, सच्चाई ये है कि इसमें हिंदू मुसलमान एंगल कुछ है नहीं। सच्चाई ये है कि जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बेरोजगारी के कारण बिहार से बाहर हैं, उनका वोट काटने की साजिश है। और वो चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, उनका भाजपा के प्रति गुस्सा है। इस देश में बेरोजगारी से पीड़ित लोगों के मन में जो बिहार की जो तथाकथित डबल इंजन है, उसके प्रति गुस्सा है, और उनका वोट काटा जा रहा है। और साथ ही साथ ये संभावना बनाई जा रही है कि नए फेक वोटर्स ऐड किए जाएं, जिसके जरिए चुनाव को प्रभावित किया जाए। बस इतनी सी बात। लेकिन तरह तरह की कहानी बनाई जाएगी। इसमें आपको ये रोहिंग्या भी आ जाएंगे, इसमें बांग्लादेशी भी आ जाएंगे, इसमें पाकिस्तानी भी आ जाएंगे, अफगानिस्तान की भी बात हो जाएगी, हर तरह की बात हो जाएगी। ये स्थिति है यहाँ। वैसे भी एक रिपोर्ट आ रही है, जो वेस्ट बंगाल के बहुत से माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो जो बीजेपी शासित राज्य हैं उसमें भी उनके खिलाफ एक तरह का अभियान चल रहा है। तो बिहार में भी कुछ इस तरह का हो जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। अच्छा, एक सवाल है कि जो कास्ट सेंसस है, जो पॉपुलेशन सेंसस है, वो तो अब तक आया ही नहीं है, 2021 में आना चाहिए था, लेकिन कास्ट सेंसस भी लटक गया। क्या इसका कुछ रिलेशन आप बिहार इलेक्शन से देखते हैं? कास्ट सेंसस का ना होना जो है, वो तो स्पष्ट रूप से भाजपा की राजनीति से लेना देना है। वो ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, सच ही है। लेकिन कास्ट सेंसस की जो घोषणा की गई, वो भाजपा की राजनीति की मजबूरी थी। वो इस कदर घिर गए और इस तरह दबाव में थे, खास तौर पे राहुल गांधी जी द्वारा जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया गया, तो जो भाजपा दिन रात कटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दे रही थी, कास्ट सेंसस के जवाब में ही दे रही थी इस तरह के नारे। उसी भाजपा के प्रधानमंत्री ने कास्ट सेंसस की घोषणा कर दी। आप कमाल देखिए, मतलब कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है लाइन को लेकर। और वो घोषणा सिर्फ बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन्होंने किया। लेकिन क्योंकि इनको पता है कि भले घोषणा इन्होंने किया हो, लेकिन बिहार का एक एक व्यक्ति को जानता है कि ये घोषणा इनको क्यों करना पड़ा है। इसीलिए इसका जो राजनीतिक फायदा भाजपा लेना चाहती थी, वो भाजपा ले नहीं पा रही है। तो इस मजबूरी में शायद ये ना ही कास्ट सेंसस करवाने की अब इच्छा जताएंगे, ना ही उस पर कोई चर्चा करेंगे, ना ही उस पर कोई बात करेंगे। अपना जो इनका जो एक मीडिया है,
इनके जितने टीवी चैनल्स हैं, पपेट चैनल्स हैं, इनके जरिए कास्ट सेंसस की बात को ही गायब कर देंगे, डिबेट ही नहीं होने देंगे, प्लस माइनस कुछ भी ना हो। तो इनका कास्ट सेंसस का जो शिगुफा था वो चला नहीं बिहार के चुनाव में। ऐसा अभी खबर है कि राहुल गांधी जी बहुत जल्द बिहार पहुंचने वाले हैं और एक लंबी यात्रा वहां पर उनकी होगी, पद यात्रा, जिसमें वो वहां पर एक अभियान चलाएंगे जो चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर लोगों से बात करने जा रहे हैं। इस पद यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं और क्यों, आपको भी क्या ऐसा लगता है कि जो इस वक्त बहुत बड़ा सवाल लोकतंत्र को बचाने का सबके सामने है और बिहार के इलेक्शन से जुड़ा हुआ है ये, कि अगर बिहार के इलेक्शन में फर्जीवाड़ा हो गया और बिहार का इलेक्शन भी कुछ उन्हीं राज्यों की तरह उसका हाल हुआ जैसा कि पिछले कई इलेक्शंस में हमने देखा और तमाम आरोप लगे कि इलेक्शन जो है वो बीजेपी के लिए ही हुआ और समर्पित हो गया, तो क्या किसी जन आंदोलन की जरूरत है? ऐसे कई जगह इसकी बात उठ रही है कि अगर जन आंदोलन नहीं हुआ तो बीजेपी इसका पूरा फायदा उठा लेगी। देखिए, जन आंदोलन की जरूरत तो इस देश में है ही, और हमारे जैसे लोग जो इतने वर्षों से प्रयास करते रहे हैं वो तो यही है कि जन आंदोलन के जरिए देश में एक सकारात्मक परिवर्तन। कोई भी बड़ा दूरगामी सकारात्मक परिवर्तन सिर्फ चुनावी कैंपेन से नहीं होता है और सिर्फ किसी के हार जाने से, किसी के जीत जाने से नहीं होता है। जब तक कि समाज खुद तैयार नहीं होता है सही दिशा में चलने के लिए, तब तक सही दिशा में देश के रूप में हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो जन आंदोलन की जरूरत तो है ही, और उसकी कोशिश हम कर रहे हैं, करते रहेंगे, और उसका बिहार चुनाव से सिर्फ लेना देना नहीं है, वो तो उससे भी गहरी बात है। वो बिहार चुनाव के पहले भी, बिहार चुनाव के बाद भी वो काम हम करते रहेंगे। हमारे जैसे लोग जो आंदोलन से आते हैं और आज देखिए पार्टी में भूमिका निभा रहे हैं, तो आज के समय कांग्रेस पार्टी बहुत ओपन है ऐसे लोगों के लिए जो मूवमेंट के बैकग्राउंड से आते हैं, जो जमीन से कनेक्टेड है, जो सोसाइटी से कनेक्टेड है, जो लगातार संघर्ष करते रहे हैं। तो ये सब भी जो हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है क्योंकि हमारी समझ है कि जन आंदोलन की जरूरत है देश में। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे अनुपम जी से, बहुत गहरी बात उन्होंने कही कि बिहार में जितने भी मुद्दे हैं उनसे, असल मुद्दों से, ख़ास तौर से जो बेरोज़गारी का मुद्दा है, जो बेरोज़गारी की वजह से जो वहाँ का युवा बाहर रहता है, दूसरे राज्यों में काम कर रहा है, उनके वोट को काटने की पूरी योजना तैयार हो चुकी है और फेक वोटर्स के ज़रिए बीजेपी कोई ना कोई खेल अंजाम देना चाहती है, जिससे बिहार को बचाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए एक जन आंदोलन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है जो बिहार से उठकर पूरे देश में फैले। अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए द पब्लिक इंडिया को। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।